सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और आपने मेरी चेकलिस्ट वाली प्रीमियर वीडियो तो देख ली होगी अभी तक। अभी फिर से आपके सामने चेकलिस्ट का वही डिटेल चेकलिस्ट है और ये वीडियो अभी इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी थी, ज़रूरत बहुत थी, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिस पे बहुतों ने मुझे कमेंट किया है और मुझे उन्हें कवर बिल्कुल करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें नोट की है, वो सबसे पहले नोट्स का पीडीएफ। मैंने नोट्स का पीडीएफ आप सभी को दे दिया है 50+80 वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है जो मेरी 50+80 वीडियोस मैंने आपको डिटेल में नोट्स दे रखे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और अब उसके बाद क्वेश्चंस पूछा था मैंने आपके लिए, MKQs दिए हैं, मस्ट नोन क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। ऑल इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, हाँ थोड़ा मैं आपके सामने ज़रा एक्सपेरिमेंट्स की बात करूँगा। अभी जेनेटिक्स मैंने पढ़ा लिया है, नेफ्रॉन पढ़ा लिया है, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा दिया है पूरा मैंने, हार्ट पढ़ा दिया है। थोड़ा मैं पॉपुलेशन, पोल्यूशन और एवोल्यूशन भी इसमें देखूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे, उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और भी मैं आपको कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप मान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए ऑलराउंड एक अच्छा सा ऑलराउंडर साबित होगी। और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और भी मुझे कोई डाउट्स है मुझे पूछते रहिए, आई लव टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। सबसे पहले स्टार्ट एवोल्यूशन से ही कर लेते हैं। हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन का। ह्यूमन एवोल्यूशन का मतलब कि इंसान इवॉल्व कैसे है हुए, इवोल्यूशन कि इंसान, आपको पता है हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कभी भी, मतलब अभी के जो मॉडर्न मैन जैसे तो नहीं थे, देवर लाइक एप्स, जैसे मोंकीज होते हैं वैसे टाइप में थे। एंड देन दे इवॉल्व टुडे दे आर दी, हम होमो सेपियंस बने हैं। जो हम अभी न्यूएस्ट स्पीसीज है, इसको हम होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं। आप यू कैन से टू टाइम्स ऑल्सो और सिंगल टाइम या से होमो सेपियंस बोलते हैं हमें, सॉरी। तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको, इन नाम को आप याद रखना, आपके बहुत काम आएगा, जो आपके सिलेबस में है। एक है ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आपके पास है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आपके पास है निंदरथल। नींदरथल निंदरथल के बाद आपके पास है क्रो मैग्नॉन। और फिर आपके पास है होमो सेपियंस। और प्रेजेंट स्पीसीज है हमारी होमो सेपियंस सेपियंस। तो मैंने क्यों लिखा, इसका क्या फ़ायदा है, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पूरी सीरीज़ है ये हमारे एंसेस्टर्स थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, इससे पहले भी थे पर ऑस्ट्रेलोपैथिकस आपका सिलेबस में है और ये हम मॉडर्न है। फ़र्क क्या हुआ है यहाँ पे, बॉडी के जो हेयर है, जैसे आप लास्ट तक जाओगे तो वो लो होते होते रहे हैं। हाइट में अगर आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है, हाइट भी बढ़ती गई है, यानी कि इंक्रीज होती गई है हाइट। एक हमारे पास होती है क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब है कि ब्रेन की, ये ब्रेन से रिलेटेड है कि ब्रेन कितना कैपेसिटी होल्ड, मतलब हमारा जो ब्रेन का साइज़ है वो कितना, मतलब जो हमारा ये स्कल है, क्रेनियम बोलते हैं जिससे, वो कितना होल्ड कर सकता है, कितना उसका साइज़ है। तो वो बढ़ बढ़ के कहा गया है, वो आपका स्टार्ट आपका लगभग 650 सीसी से हुआ था। 650 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर से लगभग आज 1500 क्यूबिक सीसी तक है, फिर 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर तक है। तो ये यहाँ पे है। इसके बाद एक और है चिन। चिन यहाँ देखो, यहाँ तक आपके पास क्रो मैग्नन तक तो चिन नहीं है, लेकिन उसके बाद होमोसेपियंस और होमोसेपियंस सेपियंस जो कि मॉडर्न मैन है, इनमें चिन आ गई। तो ये कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज़ है जो कि कांस्टेंट ही है, इन्हें आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है इनमें। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं थ्योरीज के बारे में। पहली थ्योरी थी जीन बैप्टिस्ट डे
लमार्क। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने दी थी अपनी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क की थ्योरी क्या बोलती है? इट इज़ अबाउट द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क की थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो वो उसमें यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बताया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। पहले के ज़माने में क्या था कि जो जिराफ होते थे, जिराफ का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया लमार्क ने। तो लमार्क ने क्या किया कि जिराफ की जो एंसेस्टर्स थे और जो प्रेजेंट जिराफ है हमारे पास, एंसेस्टर्स क्या होते थे? वो शॉर्ट होते थे और उनकी नेक भी शॉर्ट होती थी। लेकिन जो प्रेजेंट जिराफ है वो टॉल होते हैं और नेक भी लॉन्ग होती है। मतलब ऐसा क्यों हुआ? तो लेमार्क का ये मानना था, लेमार्क ने ये माना था कि क्या हुआ कि जैसे उस समय ज़मीन में क्या हुआ, मतलब सारे मतलब जितने भी जानवर थे उन्होंने सारी की सारी ज़मीन का फॉडर खा लिया, घास खा ली। तो अब ज़मीन में घास नहीं बची, घास अब बची ऊपर, मतलब जो पेड़ों के ऊपर हाइट में बची। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए तो कोई पहुँच नहीं पाया। तो क्या किया उन जिराफ ने, क्या किया एंसेस्टर्स ने अपना क्या किया, अपनी गर्दन का ऐसे इस्तेमाल किया, ऐसे ऊपर ऊपर तक खींची और ऐसे कर करके जनरेशन बाय जनरेशन कर करके आज हमारे जो जिराफ है वो इतने लंबे हैं। ऐसी थ्योरी दी थी। ये थ्योरी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, लेकिन उस समय लोगों ने मान ली थी। तो लेमार्क ने क्या थ्योरी दी थी? अबाउट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसका मतलब है कि जिस ऑर्गन का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो इवॉल्व हो जाएगा, मतलब फर्दर जनरेशन में वो और ज़्यादा इवॉल्व होगा, और जिसका हम कम इस्तेमाल करेंगे वो अगले जनरेशन में या तो गायब हो जाएगा या तो उसका कोई काम नहीं रहेगा। ऐसे ऑर्गन्स को जिनका कोई यूज़ नहीं है उन्हें विससेरल ऑर्गन्स बोलते हैं। विसरल या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, 3-4 एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल्स है हमारे पास, वो है ईयर लोब। ईयर लोब मतलब ये जो कान के बाहर का होता है, इसका कोई नॉन यूज़ नहीं है, इसका कुछ काम नहीं, ना ये हमारे हेयरिंग का, क्योंकि प्रोसेस सारा अंदर ही होता है। मैंने आपको एयर का स्ट्रक्चर बताया था, वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं ऑडिटरी कैनाल से। इस एयर लोब है, इसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरा है हमारे पास विजडम टूथ। विजडम टूथ का आज के समय में यूज़ नहीं है। मान लीजिए किसी इंसान का विजडम टूथ है, सो फिट एंड फाइन, किसी का नहीं है तो इट डू नॉट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुतों का नहीं भी होता है विजडम टूथ। तो विजडम टूथ भी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक टाइप का विसरल या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन है। तीसरा होता है हमारे पास एक अपेंडिक्स होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे होता है, ऐसे होता है कुछ, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे आपका एक छोटी सी पी लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है। आपने बचपन में पढ़ा था उसे अपेंडिक्स, आपने सुना होगा लोगों को अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसका कोई नोन यूज़ नहीं है, मतलब वो ऐसा ही है, मतलब है तो इम्पॉर्टेंट बॉडी में, लेकिन उसका कोई नोन यूज़ नहीं है। इसको हम अगर टर्म वाइज बोले तो इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कुछ आपके पास 3-4 चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये थी जीन द बैप्टिस्ट लेमार्क की थ्योरी। इसके बाद हम आ जाते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और एक्सेप्टेबल थी। ये थ्योरी दी थी हमें चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का नाम है, बताइए क्या होगा? थ्योरी ऑफ, मतलब इसमें नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होता है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है, और एक और टर्म इसमें समझ लीजिए, वो उन्होंने दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो लायक होगा, जो काबिल होगा, जो सबसे स्ट्रांग होगा, जो सबसे फिट होगा, उसी का ही सर्वाइवल होगा और उसी का ही एवोल्यूशन होगा, वो ही आगे इवॉल्व कर पाएगा। आप इसे समझ लीजिए, इसमें क्या हुआ था, आपने मॉथ तो सुनी होगी। मॉथ ये एक टाइप की, मतलब बटरफ्लाई जैसी होती है, पर ये लाइट से अट्रैक्ट होती है मॉथ। तो मॉथ ने क्या किया था, तो एक खास टाइप की मॉथ होती थी जिसे पेपर्ड मॉथ बोलते हैं, पेपर्ड मॉथ नाम था इसका। तो अब क्या हुआ, पहले ज़माने में क्या होता था कि जो पेड़ की बार्क होती थी वो लाइट रंग की होती थी। तो पेड़ की जो बार्क होता है, जो ब्राउनिश बार्क होता है, वो हल्का रंग का होता था। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया,
इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इसमें क्या हुआ, पोल्यूशन होने लग गया, स्मोक होने लग गया फॉर्म, तो जो ये पेड़ों का जो ये बाग था ये होने लग गया अब डार्क। अब दो टाइप की मौत थी उस समय, एक लाइट मौत थी जो जिनका मतलब पंखों का रंग लाइट होता था, और एक डार्क मौत थी। तो लाइट वाली मौत हमारी इसमें अट्रैक्ट होती थी, लेकिन डार्क वालों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था पहले से कि हम डार्क में ही अट्रैक्ट होंगे। अब जो लाइट वाली मौत थी उनके लिए तो मुश्किल आ गई कि बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, स्मोक उठा, स्मोक यानी कि पोल्यूशन हुआ, तो ये जो ट्रीज़ का बार्क होता है वो डार्क हो गया। तो ये लाइट वालों के लिए कुछ उनका एडेप्टेशन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए कुछ है नहीं। अब जो डार्क वाली है वो वहाँ पे सबसे फिटेस्ट थे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, और उन्हीं का एवोल्यूशन हुआ। और आज जो पेपर मॉथ की जो प्रजाति है वो डार्क रंग की है। तो ये हुआ, ऐसे बहुत से आप ऐसे समझ सकते हैं। सब चिकन मान लीजिए, चिकन आप देखा होगा, हैन, तो वो क्या होता है, वो भी डायनासोर की फैमिली से ही मानते हैं उन्हें भी। डायनासोर तो गए लेकिन वो बच गए, क्योंकि वो उस समय उन्होंने अडेप्ट कर लिया था अपने आप को, वो उस समय फिट हो गए थे कंडीशंस के साथ, इसलिए वो बच गए। तो ये चीज़ें थी, ये हमारे चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। तो आप इस थ्योरी को बस समझ लीजिएगा। बस इतना ही है इस चैप्टर में, आपको बस इतना ही पढ़ना है। इसी के साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में बताता हूँ। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, मीन्स फ्रॉम द चाइल्डहुड यू आर लिसनिंग दिस वर्ड पॉपुलेशन, मीन्स जनसंख्या। इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री, इंडिया इज़ अ वेरी प्रॉस्पेरस कंट्री एंड ऑल्सो वेरी पॉपुलस कंट्री। पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन में दो तीन चीज़ें आपके पास आती है। सबसे पहले आती है बर्थ रेट। बर्थ रेट इसको नेटैलिटी भी बोलते हैं, नेटैलिटी। बर्थ रेट का मतलब है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 बर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे 1000 बर्ड्स हो रहे हैं ना, 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कितने बच्चे उनमें से जी पाए। मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए, 990 ही जी पाए, 10 बच्चे मर गए, तो बर्थ रेट कितना है, 990/100, ये है। वैसे ही इसका उल्टा होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब होता है, डेथ रेट का टर्म है मोर्टेलिटी, कितने मर गए। मोर्टेलिटी होती है नंबर ऑफ लाइव डेथ्स पर 1000 बर्थ, मतलब 1000 अगर बच्चे कहीं पैदा हो रहे तो कितने बच्चे पैदा होते समय मर गए, उसे हम डेथ रेट बोलते हैं। अब इसी के साथ एक और चीज़ है, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, मतलब किसी खास एरिया के अंदर कितने लोग हैं, इस यूनिट एरिया को हमेशा मीटर किलोमीटर स्क्वायर में लिया जाता है। बस इतना ही समझना है आपको। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड 400 से ऊपर है। अब आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि इतना पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हुआ। बहुत इजी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है क्योंकि बेटर हेल्थ केयर हुई, हेल्थ केयर बढ़ी। और एक था लैक ऑफ एजुकेशन, मीन्स पहले के ज़माने के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो दे वर नॉट नोन अबाउट द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये सब उन्हें नहीं पता थी। और एक और है डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड डिज़ायर, मतलब जब तक मेल ना हो तब तक, इट्स यू कैन अंडरस्टैंड इट। एंड इसके बाद एक था कि सपोर्ट के लिए भी दे, मतलब पॉपुलेशन का इतना ब्लास्ट हुआ कि इफ़ देर विल बी मोर चिल्ड्रन इन अ होम लाइक 6 to 7, तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे जाके, मतलब ज़्यादा इनकम हो सकती है, ऐसा था। और इसके बाद आप समझ लीजिए मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में तो
इसमें तो जनरली आपके पास कुछ नहीं है। सबसे पहले सर्जिकल मेथड्स इसमें आपके लिए मेन है। बैरियर मेथड भी आप पढ़ सकते हो, अबाउट कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स एंड ऑल्सो आईयूडीज। आप आईयूडी की फुल फॉर्म पढ़ लेना, इंटर यूटेराइन डिवाइसेस विच आर फिटेड इनसाइड द यूट्रस टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ स्पर्म इनसाइड यूट्रस। से कॉपर टी है नाम से एक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। सर्जिकल मेथड्स आप देख लीजिए, वैसेक्टॉमी होती है एक, मैंने इसे हर वीडियो में बता दिया है, आज भी बता रहा हूँ। वैसेक्टॉमी होती है और एक ट्यूबेक्टॉमी होती है। वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी क्या होती है? वैसेक्टॉमी आपके लिए ये मेल में होती है। इसमें क्या होती है, जो मेल का वास डेफरेंस पार्ट होता है, ऐसे स्पर्म डक्ट होती है, उससे बीच से कट कर दिया जाता है और स्टिच कर दिया जाता है दोनों एंड्स को, जिससे स्पर्म का आउटफ्लो ना। ट्यूबेक्टॉमी क्या होती है? ये फीमेल में होता है। इसमें क्या होती है, जो फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब होते हैं लाइक दिस, आई एम नॉट मेकिंग अ गुड डायग्राम बट यू अंडरस्टैंड। तो इस फेलोपियन ट्यूब को स्लाइस कर दिया जाता है, इनको भी नॉट बांध दिया जाता है, जिससे क्या हो कि आपकी जो ओवरी से जो एग्स आ रहे हैं वो आपके यूट्रस में ना आए। मतलब उनके साथ अगर कोई स्पर्म अंदर चला भी जाए तो उनके स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज ना करे, क्योंकि एग आपका फेलोपियन ट्यूब से बाहर ही नहीं आएगा। तो ये होता है, ये दो मेथड्स है। ये हमारा पॉपुलेशन भी हो गया, और इसी के साथ थोड़ा मैं पोल्यूशन का मैं ज़रा सिलेबस देख लेता हूँ, क्या है आपके लिए पोल्यूशन में। जस्ट वेट अ सेकेंड। कि फॉर पोल्यूशन यू आर टाइप्स एंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन आपको कैसे पता है कैसे फैलता है? व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, आप कुछ बर्न कर रहे हो उससे भी फैलता है। वाटर में कैसे फैलता है कि वाटर में अगर हम इंडस्ट्रीज से, घरों से, सीवेज से जाता है जब ये चीज़ें, तो वाटर पोल्यूट होता है। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है कि जब गर्मी बढ़ जाए। सॉइल पोल्यूशन आपको पता है। बायोमेडिकल वेस्ट भी यू नो अबाउट, सिरिंजेस, नीडल्स, दिस ड्रेसिंग्स, कॉटन ऐसे होती है। रेडिएशन तो आपने फिजिक्स में कितना पढ़ा है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। और नॉइस पोल्यूशन भी आपने पढ़ा था। बाकी वेस्ट आपको पता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। साथ ही साथ इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताता हूँ सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? सोशल फॉरेस्ट्री आप ये समझिए कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ एक इनिशिएटिव बना लेते हैं कि अब हम एक जगह पे बहुत सारे फॉरेस्ट्री मतलब ट्रीज़ को प्लांट करेंगे, तो उसे सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो इस चैप्टर में वो है SBA। SBA स्टैंड्स फॉर स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान के आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आते ही आते हैं, जनरली मैंने बहुत बार देखा है आते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आज समझ लीजिए, वो है टू प्रिवेंट OD। OD का मतलब है ओपन डिफिकेशन, मतलब खुले में शौच करते थे जो लोग पहले, उसे रोकना, उसे प्रिवेंट करना है। फिर आप इसे ODF भी बोल सकते हो, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना है हमें। दूसरा पॉइंट है इसमें सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे मैनेज करना। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और मेन चीज़, अगर आप कुछ ना आए तो आप याद रख लें, आप बस ये लिख देना उसमें कि टू स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब जागरूकता लाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इतना आप इसमें देख लेना। मैंने आपको ये तीनों के तीन चैप्टर बहुत अच्छे से बता दिया है। होप सो ये आपके काम आएंगे। इसके बाद अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स में चल लेते हैं। वेट आई जस्ट, हाँ थोड़ा मैं आपको टोनिसिटी वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आप उसमें मतलब समझ लीजिएगा कि वो जब शुगर सोल्यूशन वाला आ सकता है। मान लीजिए ऐसा, बस आप तो मुझे बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए बस। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है। इस बीकर में आपने, कैसे बताया आपको, हाँ कुछ भी ले लीजिए, बस एक मैंने फनल रखा है ऐसा, और यहाँ पे ये जो मैंने फनल का ये जो सरफेस है, यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया है स्ट्रेट।
ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया है कि यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे पास SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आपको बताना है कि इसमें कैसे होगा, क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए इसके बाहर अभी शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर का मैंने सॉल्यूशन रख रखा है और अंदर वाटर है, टोटली वाटर है अंदर भरा हुआ। बाहर क्या है, इसमें शुगर सॉल्यूशन रख रखा है मैंने। अंदर मैं आपको पानी के लिए जरूर इसे दिखा दूँ, पानी अंदर है। बाहर मैंने चीनी भर रखी है, इसके अंदर ग्रीन कलर की चीनी भरी है मैंने इसमें। ओके, तो जब मैंने ये भरा है तो आपको बस बताना है, देखो 2 टाइप की चीज़ होती है, 3 टाइप की टोनिसिटी होती है। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन की बात है, जो बाहर रखा हुआ है इसकी बात की जाती है जनरली इसमें सॉल्यूशन की। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसे आप बस ऐसे समझ लीजिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन है, पहले सबसे पहले जो टोनिसिटी का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि कितना उसमें सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कि कितना उसमें, मान लीजिए कितना उसमें सॉल्ट या शुगर डाल रखा है। टोनिसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हाइपर में आएगा, कम होगी तो हाइपो में। आप क्या लिखे, हाइपोटोनिक मतलब कम सोल्यूट है, इसमें आप ले लीजिए मतलब लेस सोल्यूट। हाइपरटोनिक मतलब हाई सोल्यूट और आइसोटोनिक मतलब इक्वल है। तो इक्वल केसेस में तो आपको वही है कि इसमें कुछ नहीं होगा, ये इक्वल है। अब आप देख लीजिए, आपको जो सॉल्यूशन है वो शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपका चीनी ज़्यादा है, मतलब इसमें चीनी आ गई है, चीनी आ गई है इसमें, तो ये आपका हाइपरटोनिक बन गया, यानी कि हायर ये वाला केस आ गया इस पे आप पे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि अब देख लीजिए, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वाटर जहाँ पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो देखिए, इस बीकर के अंदर वाटर ही वाटर था, भरा हुआ है पूरा वाटर। अब यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इस वाले में इसका कॉन्सेंट्रेशन वाटर का लो है। तो क्या होगा, आपको जो वाटर है वो इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आपका बाहर आपका वाटर आ जाएगा, तो इसमें जो H2O का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो क्या होता है, जब आपका हाई सोल्यूट बाहर है तो आपका सारा का सारा वाटर आउट हो जाएगा, यानी कि आपका वाटर आएगा आउट। और जब वाटर आउट आता है तो इससे बोलते हैं एक्सोस्मोसिस बोलते हैं, मतलब आपका ऑस्मोसिस बाहर की डायरेक्शन में हुआ है, एक्सोस्मोसिस। और मान लीजिए जब कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहा होता कि इसमें सोल्यूट कम है बाहर, मान लीजिए अभी दूसरे केस ऐसे ले लीजिए कि ये था, ये बीकर है कुछ टाइप का बना दिया मैंने, बाहर वाटर है और अंदर शुगर सॉल्यूशन है। तो वाटर यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, वाटर अब आपका ऐसे फ्लो करेगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये इसका लेवल बढ़ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई सॉल्यूशन लेस सोल्यूट होता है, इसका मतलब है कि बाहर आपका सॉल्यूशन में कम वो है, सोल्यूट है। तो जो आपका वो होगा, इसमें क्या होगा, आपका वाटर जाएगा इन, अंदर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। तो बस आप इतना समझ लीजिए, बाकी जो क्वेश्चन पे आएगा उस हिसाब से इसे आप अप्लाई कर लेना वहाँ पे। So wait, just take 1 to 2 minutes break. Because I will not be editing this video because it will take a long time for the video to process, so I'm just recording it in a continuous way. This will be the final and most important video for you all. तो आ जाइए, फिर आपके पास एक डिवाइस होता है पोटोमीटर नाम से। पोटोमीटर आपको मेनली जो फॉलो होता है वो गैनोंग का पोटोमीटर फॉलो होता है, गैनोंग्स पोटोमीटर। इसमें क्या है, बस मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। बस आपके पास एक वाटर था, इससे आपने एक ऐसे ट्यूब कंप्लीट कर रखा है, कनेक्ट किया है। यहाँ पे आपने इसे एक
स्टैंड है, यहाँ पे एक रिजर्वॉयर है पानी का, उसमें रख रखा है आपने ऐसे। फिर ये आपका एट लास्ट यहाँ पे आपका ग्रीन से बना देता हूँ मैं, ऐसा कुछ प्लांट है आपका। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, आप ये पोटोमीटर का काम होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को नापने का। आपको क्या करना है कि बहुत यहाँ पे आपका वाटर स्टोर होगा, ये प्लांट है। आपको क्या करना है, इस बीकर में मतलब पानी भरना है, और इसके अंदर भी मतलब पूरा ट्यूब के अंदर पानी फिल होना चाहिए, यहाँ तक सब आपको करना है। इस रेजरवॉयर से ही पानी इसमें फिल होगा। फिर क्या करना है, आपको इस ट्यूब को हल्का सा उठाना है, उसके अंदर एक एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना है। एक एयर बबल, सिर्फ एक एयर बबल को डालना है अपने इसके अंदर, उसे ऐसे घप सा उठाना है, सीधा भक नीचे कर देना है। से आपका क्या होगा, एक सिंपल सा एयर बबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे एक इतना सा एयर बबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, इसके ओर पोर क्या है, हर जगह पानी है, पानी पानी पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर अप टू हियर। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, और आपको इसे धूप में रखना है, टाइम बीतेगा तो क्या होगा, प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है, जो कि होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इससे क्या होगा, वहाँ से पानी लॉस होगा, और क्या होगा, धीरे धीरे करके जो आपके पास ये जो एयर बबल है इसकी पोजीशन चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होगी, चेंज होती रहेगी। और फिर हम फिर उसे टाइम से कैलकुलेट करेंगे और निकाल देंगे कि कितना रेट हुआ। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको इसे फिर से कैलकुलेट करना है और इस एयर बबल को वापस भेजना है, तो आप इस रेजरवायर से फिर से पानी खोलिए, वो फिर से दूर 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 होता रहेगा, और आप अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा पोटोमीटर। पोटोमीटर का नुकसान ये है बस कि पोटोमीटर में नुकसान ये है कि ये हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, अलग टेम्परेचर के लिए अलग रेट हो सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। और दूसरी बात है कि एक एयर बबल डालना बहुत मुश्किल होता है। ये आपने सब कुछ पढ़ा है इसमें। इसके बाद मैं आपको बस थोड़ा फोटोसिंथेसिस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्च का टेस्ट तो आपने बचपन से पढ़ा है। ये जो सारे मैंने भी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपने मैंने अभी खुद देखा था 7th क्लास की बुक में भी है, आईसीएसई की। तो ये सब आपने तो बचपन में पढ़ा है, लेकिन हम फिर देखेंगे स्टार्च का टेस्ट कैसा होता है। अगर आप तो आजकल अपनी रील्स में भी देखा होगा कि वो जो आयोडीन का टेस्ट होता है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है, लोग पनीर के ऊपर डाल रहे हैं, उसे प्रूव कर रहे हैं कि वो नकली है, जो भी है। तो वैसे ही स्टार्च का टेस्ट होता है कि आपको लीफ को क्या करना है, पहले लीफ को आपको सबसे पहले वाटर में बॉईल करना है। पहले आपको लीफ को वाटर में बॉईल करना है, लीफ को यू हैव टू बॉईल लीफ इन वाटर, एंड देन यू हैव टू बॉईल लीफ इन अल्कोहल, किसी अल्कोहल में, या फिर स्पिरिट बोलते हैं उसे, स्पिरिट लैम्प आपको पता होगा, अल्कोहल ही होता है वो। उसमें आपको उसे फिर से उसका बॉईल करना है। फिर आपको उसे वॉश करना है, और फिर उसके ऊपर जो आपके पास ये लीफ आई है, वेरी मच गुड लीफ, इसमें आपको बस आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। जब आयोडीन सोल्यूशन कर दोगे तो वो आपका ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। अगर उसमें स्टार्च रहेगा तो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो इसे। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि CO2 का क्या है, CO2 में क्या है, आपको क्या करना है, एक सेकेंड। ओके, CO2 में आप ऐसे कर सकते हैं, लेट मी, CO2 के लिए बस आपको करना है, कोई भी प्लांट लेना है, उसकी लीफ है, उसकी लीफ को एक एयर टाइट कंटेनर में बांधना है, उसके अंदर आपको KOH सॉल्यूशन लेना है। अगर KOH आपके पास सॉल्यूशन आएगा तो इसमें क्या होगा, इस वाले में क्या होगा आपके पास कि अब आपका सारे का सारा CO2 अगर कुछ होगा उसके अराउंड, तो ये KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर आपके पास क्या होगा इस वाली लीफ में, मतलब आप इसमें अगर स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। सेम आपका अगर आप लाइट का भी टेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही ईजी है, आपको बस वो लीफ ही लेना है, फिर से उसका आपको कोई भी एरिया में आपको एक ब्लैक पेपर से वो रखना है, ब्लैक पेपर रखना है इसके ऊपर। फिर जब आप इसका फिर से स्टार्च का टेस्ट करोगे, तो जहाँ पे आपने पेपर रखा था वो नॉर्मल रहेगा, और बाकी का हिस्सा आपका ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च है, उधर पे नहीं होगा क्योंकि उसे लाइट नहीं मिली है। इसी के साथ साथ क्लोरोफिल के लिए भी ये नेसेसरी है कि आप क्या लीजिए, ऐसा मतलब ऐसा पत्ता लीजिए, जैसे एक प्लांट आता है जैसे कोलियस बोलते हैं, उसमें क्या होता है वो वाइटिश भी होता है, ग्रीनिश भी होता है। तो क्या होगा, आप उसमें भी अगर
स्टार्च टेस्ट करोगे आयोडीन सोल्यूशन का, तो जो आपका वाइट वाला था वो अनचेंज्ड रहेगा और जो ग्रीन वाला था वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट वाला है हाइड्रेला प्लांट का, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, आपको एक बीकर लेना है और बीकर में आपको एक फनल रख दो इसके अंदर और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब रख दो इसके ऊपर। आपको क्या करना है इसमें यहाँ पे आपको एक प्लांट रखना है हाइड्रेला एक वाटर प्लांट होता है। इसे वाटर तक फिल कर दीजिए। इसके अंदर पूरा यहाँ तक वाटर है, पूरा वाटर फिल कर दीजिए। मतलब मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर है इसके अंदर फिल हो रखा है। तब क्या होगा, अब देखो हाइड्रेला एक वाटर प्लांट होता है तो उसमें क्या होगा, इसको आपको धूप में छोड़ देना है। तो इसमें जब फोटोसिंथेसिस होगा तो आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है यानी कि C6H12O6 प्लस CO2, ये जब मिलता है, आई एम सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। ओके, आप देखिए हमें पता है कि जब CO2 और H2O मिलता है तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन बनती है और H2O फिर से बनता है हमारे पास। तो जो ये O2 बनती है इसे प्रूव करने के लिए ये हाइड्रेला प्लांट का है। अब धीरे धीरे जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगा तो ऐसे ऐसे आपके पास ऑक्सीजन के बबल यहाँ पे इकट्ठे होंगे। फिर कुछ देर बाद पानी का लेवल कम हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक गैप बच जाएगा। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। तो यही सब सारे आपके पास एक्सपेरिमेंट हैं। इन एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान रखना है और एक न एक एक्सपेरिमेंट से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। इसके बाद एक आप क्या कर देना, आप ट्रॉपिक मोमेंट के एक्सपेरिमेंट भी देखना। एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, बस आपको समझना है कि कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब वो होता है कि जो वो शो करता है वो पॉजिटिव शो करेगा। मान लीजिए प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रूट वाला, एक पार्ट होता है तो मैं शूट वाला। मान लीजिए मैं चेक करा रहा हूँ फोटोट्रोपिज्म के लिए। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं वो लाइट की तरफ भागते हैं तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, और जो रूट होती है वो उल्टा भागते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। मान लीजिए मैंने इधर पे मैंने अगर वाटर के लिए पूछा या फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं जो उसका टर्म है, तो क्या होता है रूट्स को पानी चाहिए तो रूट उसकी तरफ भागेगा और शूट फिर उल्टा भागेगा। तो यही तो चीज़ है कि फोटो अगर लाइट के साइड हमारा शूट इसलिए भागता है क्योंकि शूट को लाइट चाहिए होती है ऊपर वाले पोर्शन को फोटोसिंथेसिस के लिए। वैसे ही रूट हमारा वाटर की तरफ इसलिए भागता है क्योंकि रूट को वाटर से मॉइस्चर चाहिए होता है, सारा का सारा हमारा वाटर चाहिए होता है। तो ऐसे होता है, इसे थोड़ा आप देख लेना। और इसी के साथ ही मैंने आपको सब कुछ वैसे पढ़ा ही दिया है थोड़ा बहुत, तो इतना तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ कवर इसमें, लेकिन मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें बता दी है। और अगर मैं अब आपसे क्या कह सकता हूँ कि बस मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने ये किया है आप इन सबको देख लीजिएगा और पेपर बहुत अच्छा होगा। कोई और डाउट है तो मुझे बोलिएगा। आई एम देयर टू हेल्प यू एंड थैंक यू वेरी मच।